महाराष्ट्र से 1966 में जब बॉम्बे में मैंने 4 अधिवेशन रिपब्लिकन पार्टी के देखे और चारों में मुझे क्या देखने को मिला, उससे मैंने काफी बड़ा सबक सीखकर कुछ उसमें सुधार करने की कोशिश की है। तो सबसे बड़ा सबक मैंने क्या सीखा कि जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के साथ उनकी देखरेख में संघर्ष कर रहे थे, उनकी गैरहाजिरी में जिनको संघर्ष आगे बढ़ाना चाहिए था, वो उस संघर्ष को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। सब लोगों की बात सुनकर एक ही नतीजे पर हम पहुंचते थे कि ये विचारधारा, हमारे महापुरुषों की विचारधारा जिसके कारण हम आगे बढ़े हैं, ये विचारधारा तो ठीक है, सही है, लेकिन कामयाब हो सकते नहीं। विचारधारा तो ठीक है लेकिन कामयाब हो सकते नहीं। तो जिन नेताओं से मेरी थोड़ी बहुत पहचान थी, मैं उनसे पूछता था कि भाई कामयाबी का मकसद आप क्या समझते हैं? तो उनका कहना था कि इस विचारधारा को अपनाकर हम एमएलए नहीं बन सकते, हम एमपी नहीं बन सकते। तो मैं उनसे पूछता था कि भाई क्या ये बनना जरूरी है? तो उनका कहना था कि ये जरूरी है। इसलिए वो बाबा बाबा करते बापू के पैरों में जा गिरे। नवंबर 1966 में मैंने ये नज़ारा बॉम्बे में देखा और फरवरी 1967 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ। तो उन नेताओं में से पहला नेता एडवोकेट भंडारे थे, जो कांग्रेस के टिकट पर, गांधी जी के टिकट पर 1967 में चुनकर पार्लियामेंट में पहुंचे। उसके बाद लाइन लग गई और काफी लोगों को कांग्रेस वालों ने एडजस्ट किया, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर हम सबको एडजस्ट कर लेंगे, कहीं कोई दूसरी लहर ना पैदा हो जाए। इसलिए रिपब्लिकन पार्टी को जिंदा रखना भी जरूरी है। सबको कांग्रेस में लेना सही नहीं रहेगा, इनको भी जिंदा रखना जरूरी है। और उनके लिए ये बात कहना, बाबा का नाम लेने वाले लोग अगर ये बात कहेंगे कि विचारधारा तो सही है पर कामयाब हो सकते नहीं, अगर बाबा बाबा करने वाले ये बात कहेंगे तो कांग्रेस के हित में, मनुवादी समाज के हित में ज्यादा है। अगर वो लोग बाबा को छोड़कर बापू के पास आकर मलाई खाते हुए पकड़े जाएंगे, वो बात मलाई खाने वाले अगर कहेंगे कि हो सकते नहीं, तो ज्यादा इसका असर नहीं होगा। ऐसा मैंने महाराष्ट्र में सीखा और उस वक़्त मुझे ऐसा लगा कि भंडारे, दादा साहब गायकवाड़, दादा साहब रूपभते,
और दूसरे जो नेता थे उनके बारे में मैंने सोचा, जो बाबा साहब के साथ मिलकर काम करते थे। मुझे लग रहा था कि ये कांग्रेस के नेताओं से कम नहीं है, उनका मुकाबला कर सकते हैं। लायकी के हिसाब से, मिशन के हिसाब से ये इनको उन लोगों का मुकाबला करके अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाने लायक हैं। लेकिन ये काम कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? बहुत गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा। उन लोगों की हालत को देखकर, मिशन की हालत को देखकर इस नतीजे पर पहुंचा कि जिन लोगों की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, उन लोगों की राजनीति कामयाब नहीं हो सकती। जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, उनकी राजनीति कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए अगर ऐसे समाज की राजनीति को कामयाब बनाना है तो इस समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना जरूरी है। दूसरा, मैंने ये उस वक़्त के इतिहास से सबक सीखा कि इस मूवमेंट को इनिशिएट करने वाले, शुरू करने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले थे। 19वीं 20वीं सदी में जो मूवमेंट बनी और बढ़ी, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि फादर ऑफ इंडिया सोशल रेवोल्यूशन। इसलिए उनके बारे में मैंने सोचा कि एक तो सामाजिक दृष्टि से वो शूद्र और अति शूद्र समाज में इतने ज्यादा गिरे हुए नहीं थे जितने ज्यादा दूसरे लोग गिरे हुए थे या गिराए हुए थे। सामाजिक दृष्टि से माली समाज के लोग जिसमें वो पैदा हुए, वो महार, मांग और चमार के मुकाबले में इतने ज्यादा नहीं गिराए गए थे। और आर्थिक दृष्टि से भी वो शूद्र अति शूद्र समाज में संपन्न थे, अपने पैसे से मूवमेंट को चलाने लायक थे। (1848) से लेकर 1891 तक जो उन्होंने मूवमेंट चलाई, उसको स्टडी किया। फिर 1892 से 1922 तक छत्रपति शाहू महाराज की हालत को मैंने समझने की कोशिश की कि सामाजिक दृष्टि से वो गिराए हुए समाज में तो पैदा हुए, लेकिन दूसरों के मुकाबले में कम गिराए हुए समाज में वो पैदा हुए। सामाजिक गैर बराबरी का वो कम शिकार थे दूसरों के मुकाबले में। और आर्थिक दृष्टि से वो एक महाराजा होने के कारण, छोटे से राज्य का महाराजा होने के कारण, तो आर्थिक दृष्टि से भी
वो गैर बराबरी का, आर्थिक गैर बराबरी का बड़ा शिकार नहीं थे। इसलिए सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी के कम शिकार होने के कारण 1848 से 1923 तक ये मूवमेंट जो आज हम चला रहे हैं, या 1822 से लेकर 1956 तक जो बाबा साहब ने चलाई, उससे पहले 75 साल तक इस मूवमेंट को उन लोगों ने चलाया जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कम गिराए हुए थे। इसका मतलब ये मूवमेंट चलाने की स्ट्रेंथ उनमें थी। जो अछूत लोग थे उनमें वो सामाजिक और आर्थिक स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो उसको चला सकें। इसलिए पहले 75 साल तक ये मूवमेंट महाराष्ट्र में फुले और शाहू ने, और दक्षिण भारत में नारायण गुरु और पेरियार ने, या और उनके साथियों ने, जो शूद्र समाज के लोग थे, उन लोगों ने इस मूवमेंट को चलाया। 1922 के बाद ये मूवमेंट जब आगे बढ़ी तो बाबा साहब अम्बेडकर की देखरेख में ये मूवमेंट आगे बढ़ने लगी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को जिस माली और कुनबी ने थोड़ा बहुत सहयोग फुले और शाहू को दिया, उतना भी सहयोग उनका बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से ज्यादा गिराए हुए थे। वो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से ज्यादा गिराए हुए थे। इसलिए जो कम गिराए हुए लोग हैं वो ज्यादा गिराए हुए लोगों को सहयोग देना पसंद नहीं करते। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब रिजर्वेशन के बारे में अंग्रेजों को रजामंद किया तो इसी आधार पर उन्होंने रजामंद किया कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग ऐसे इतने ज्यादा गिराए हुए लोग हैं कि शूद्र समाज के लोग भी उनको वोट देना और वोट देकर उनको असेंबली पार्लियामेंट में भेजना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए इनके लिए सीटें भी रिजर्व होनी चाहिए। और फिर सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए अंग्रेज क्यों रजामंद हुए कि इनके अपने वोट से ही, इनके अपने समाज के वोट से ही इनको असेंबली और पार्लियामेंट में जाने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ तो नहीं हुआ। 1932 में सेपरेट इलेक्टोरेट हमने पूना में गंवाई। जुलाई 1942 में नागपुर में बाबा साहब ने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की मीटिंग में ऐलान किया कि मैंने दूसरा रास्ता ढूंढा है। जब हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं पा सके हैं तो सेपरेट सेटलमेंट का रास्ता मैंने ढूंढा है और अंग्रेज़ों को रजामंद किया है कि सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद हमारे लोगों के सेपरेट सेटलमेंट बनाए जाने चाहिए। अंग्रेज़ों ने मुझसे कहा है कि 20 साल के अंदर हम ये काम पूरा कर देंगे और मैंने मान लिया है कि जो लोग हजारों साल से गिराए गए हैं
तो 20 साल उनके लिए कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। ऐसा नागपुर में बाबा साहब ने ऐलान किया जुलाई 1942 में। लेकिन वर्ल्ड वार खत्म हुई, अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया। पहली स्कीम सेपरेट इलेक्टोरेट की फेल हुई, दूसरी सेपरेट सेटलमेंट की फेल हो गई। जिन लोगों के हाथ में अंग्रेज सत्ता देकर गए, उन लोगों से के सामने ये बातें मैं तो जानता नहीं हूं, आप में से लोग जानते होंगे कि उन लोगों के सामने ये सेपरेट इलेक्टोरेट और सेपरेट सेटलमेंट की बात बाबा साहब ने रखी या नहीं रखी। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज से पता चलता है कि उन्होंने धीमी आवाज में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात तो रखी। जिन लोगों ने 1932 में नहीं मानी तो 1946 में भी नहीं मानी। अब सेपरेट सेटलमेंट की बात के बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन हमेशा मैं कोशिश में रहता हूं कि मुझे कुछ पता चल सके। और आजकल मैं बहुत तेजी से कोशिश कर रहा हूं कि मुझे कुछ पता चल सके कि बाबा साहब क्या सोचते थे सेपरेट सेटलमेंट के बारे में। आजकल मैं क्यों सोचता हूं ज़्यादा कि बाबा साहब जिंदा नहीं रहे, लेकिन जो लोग देहातों में दुखी थे, जिनकी जरूरत थी सेपरेट सेटलमेंट की, उन्होंने वो जरूरत अपने आप पूरी की। कैसे? देहात छोड़कर वो शहरों में आ बसे। किस हालत में? गंदे नालों के किनारे, रेल की पटड़ी के किनारे, सड़कों के किनारे, ऐसी ऊंची नीची जगह जहां लोग रहना पसंद नहीं करते, वहां वो देहात छोड़कर सेटल हो गए। इसलिए आज गवर्नमेंट के आंकड़ों से पता चलता है कि ऐसे 15 करोड़ लोग हैं। अंग्रेज जाने के बाद आज तक ऐसे 15 करोड़ लोग हैं जो देहात छोड़ने पर मजबूर हुए और शहरों के झोंपड़ों में सेटल होने पर मजबूर हुए। तो सेपरेट सेटलमेंट तो हुए, लेकिन किस हालत में हुए वो भी सोचने वाली बात है। वो भी एक समस्या खड़ी हुई है, उसका भी समाधान करने वाली बात है। इसलिए साथियों, तो हमारे बुजुर्गों के संघर्ष से सबक सीखकर मैंने एक सोच बनाई और उस सोच के आधार पर एक फार्मूला बनाया। उस फार्मूला का नाम है, इट इज ए मल्टीपल ऑफ थ्री फोर्सेस, मल्टीपल ऑफ 3 फैक्टर्स। वो फार्मूला क्या है? N इंटू डी इंटू एस इज इक्वल टू चेंज। हमारे बुजुर्गों के संघर्ष के कारण बदलाव आया है। हमारे बुजुर्गों के संघर्ष के कारण बदलाव आया है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद वो बदलाव रुका है, संघर्ष रुका है, और संघर्ष न होने के कारण वो बदलाव रुका है।
अगर वो बदलाव हमें मंजिल तक उसको पहुंचाना है तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी का अंत करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।